Good morning all the students. Today I am going to start our new chapter, organizing. Previously we read about the functions of management and first function of management, that was planning. Function of management में हमने 5 functions पढ़े थे, planning, organizing, staffing, directing and controlling. और उसमें भी पहला function हम पढ़ चुके हैं planning, जिसमें हमने सीखा था कि प्लानिंग इज व्हाट, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इज टू बी डन एंड व्हेन इज टू बी डन एंड हु हैज टू बी डन. क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसको करना है, ये सब प्लानिंग का पार्ट था. अब जो प्लानिंग में हमने गोल डिसाइड किए हैं, जो भी हमने वहां पे जो हमने स्ट्रेटेजी प्लान की है, उसको कंप्लीट करने के लिए वी नीड सम रिसोर्सेज. उन रिसोर्सेज का अरेंजमेंट करना ही ऑर्गेनाइजिंग है. प्लानिंग में आपने जो भी डिसाइड किया है उसको करने के लिए आपको कुछ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है. उन रिसोर्सेज का अरेंजमेंट करना ही वो ही क्या है, आपका ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है. ठीक है. आपने जैसे ही प्लानिंग का वर्क ओवर होता है, ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट हो जाता है. प्लानिंग करने के बाद में अगर आप उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं तो प्लानिंग का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है. जैसे कि पीटर ऑफ ट्रैकर, अकॉर्डिंग टू पीटर ऑफ ट्रैकर, प्लानिंग आर गुड इंटेंशंस ओनली अनलेस दे आर इमीडिएटली डीजनरेटेड इनटू हार्ड वर्क. अगर आप प्लानिंग कर लेते हैं लेकिन आप प्लानिंग को इम्प्लीमेंट नहीं करते, आपकी इंटेंशन तो बहुत अच्छी थी लेकिन आपने उसे रियलिटी में कन्वर्ट नहीं किया, तो ऐसे में इस प्लानिंग का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है. तो प्लानिंग को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड सम रिसोर्सेज. और रिसोर्सेज का अरेंजमेंट करना ये ही ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है. ओके. तो प्लानिंग में हमने जो भी डिसाइड किया है उसके लिए हमें कुछ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है. वो रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं? वो रिसोर्सेज है फिजिकल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज है फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. फिजिकल रिसोर्सेज जिसमें हम ले सकते हैं लैंड हमें अरेंज करना पड़ेगा, बिल्डिंग अरेंज करनी पड़ेगी, मशीनरी अरेंज करनी पड़ेगी. फाइनेंशियल रिसोर्सेज में लाइक हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगा, फिक्स कैपिटल रिक्वायर्ड होगा. ह्यूमन रिसोर्सेज में हमें स्टाफिंग करनी पड़ेगी, यानी स्टाफ अपॉइंट करना पड़ेगा. तो ये सब रिसोर्सेज अरेंज करना ये ही ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है. अब जब बात कर रहे हैं हम रिसोर्सेज की, तो वहां पर फिजिकल रिसोर्सेज और जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसमें उनके अलावा जो नेक्स्ट रिसोर्सेज है ह्यूमन रिसोर्सेज, वो ह्यूमन रिसोर्सेज हम जानते हैं कि आज के समय में ह्यूमन रिसोर्सेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज बन चुका है. तो ऐसे में ह्यूमन रिसोर्सेज को हमें डिटेल में स्टडी करना होता है. इसलिए ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए हमने एक अलग से ही फंक्शन बना दिया है और वो फंक्शन स्टाफिंग, जो आप अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो यहाँ पर जब हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं तो यहाँ पर मेन स्ट्रेस जो होगा मेरा वो होगा फिजिकल रिसोर्सेज और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को लेकर. ह्यूमन रिसोर्सेज भी डेफिनेटली है यहाँ पर, बट ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में हम एक डीप स्टडी करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे इन अवर नेक्स्ट चैप्टर स्टाफिंग के अंदर. तो जब हम यहाँ पर इस चैप्टर में मेन बात करने वाले हैं वो हम फिजिकल रिसोर्सेज और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को लेकर ही होने वाली है. स्टाफिंग हम अलग से नेक्स्ट चैप्टर में एक सेपरेट फंक्शन के रूप में हम इसे पढ़ने वाले हैं. Okay, so what is organizing? Organizing can be defined as a process that initiate implementation of plans by clarifying jobs and working relationships and effectively deploying resources for attainment of identified and desired results. आपने जो भी रिजल्ट डिजायर किए हैं, आपने जो भी गोल्स आपने डिसाइड कर रखे हैं, उन गोल को अचीव करने के लिए रिसोर्सेज का डिप्लॉयमेंट करना और साथ में जॉब्स क्लैरिफिकेशन और वर्किंग रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना, ये ही क्या है, ऑर्गेनाइजिंग है. इसमें से मैं रिसोर्सेज ऑफ जो अटेनमेंट रिसोर्सेज का डिप्लॉयमेंट है वो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि हमें कुछ रिसोर्सेज अरेंज करने हैं, लाइक फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. अब आती है बात वर्किंग रिलेशनशिप और जॉब क्लैरिफाइंग की. मैं इसको अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो देखिए, जब भी मैं ऑर्गेनाइजिंग की बात करती हूँ तो लाइक मुझे मान लीजिए ये मार्कर है, ये मार्कर मुझे जो है वो मैन्युफैक्चर करना है. तो मार्कर मैन्युफैक्चर करना है तो मुझे यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी करनी होगी. यहाँ पे मुझे परचेजिंग करना होगा, प्रोडक्शन करना होगा, फिर इसको सेल करने के लिए मुझे मार्केटिंग करनी पड़ेगी, मुझे फाइनेंस अरेंज करना पड़ेगा और साथ में इन सब एक्टिविटी को सुपरवाइज करने के लिए मुझे एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट भी बनाना पड़ेगा. तो यहाँ पे मैंने जो भी एक्टिविटी की है उन एक्टिविटीज को डिसाइड करना और फिर उन एक्टिविटी के लिए एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर देना, ये ऑर्गेनाइजिंग में आएगा. लाइक परचेज करने के लिए मैंने परचेज डिपार्टमेंट बना दिया,
प्रोडक्शन करने के लिए मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया, उसके बाद में मैंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दिया, मैंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बना दिया। तो ये सारे डिपार्टमेंट मैंने जो बना दिए हैं ये सब ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है। ओके, अब इन डिपार्टमेंट के अंदर भी मुझे क्या करना है, उन डिपार्टमेंट के अंदर मुझे एक कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करना है, क्योंकि जब तक इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, हमारा जो मेन पर्पस है ये प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर करके सेल करना, वो मेरा अचीव नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने उनके बीच में एक इंटरकनेक्शन जो है वो स्टैब्लिश कर दिया। लाइक परचेज डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को परचेज डिपार्टमेंट के जो है कोऑर्डिनेशन के अंदर रहना होगा। लाइक मैंने कह दिया परचेज डिपार्टमेंट को कि आपको जब भी रिक्वायरमेंट होगी रॉ मटेरियल की, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मैंने कह दिया कि आपको जब भी रिक्वायरमेंट भी होगी रॉ मटेरियल की, आप परचेज डिपार्टमेंट को 15 दिन पहले बता देंगे। ऐसे मैंने परचेज डिपार्टमेंट को कह दिया कि आप अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उन्हें रॉ मटेरियल अवेलेबल करवाएंगे। तो इन सब के बीच में मैंने क्या कर दिया, मैंने एक वर्किंग रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दी और साथ में एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दी कि किसको किससे ऑर्डर लेना है और किसके लिए अकाउंटेबिलिटी बनती है। जवाब किसको देना है, किससे हमें ऑर्डर लेना है, किसको हमें जवाब देना है। तो यही है आपका जॉब क्लैरिफाइंग एंड वर्किंग रिलेशनशिप। यानी मैंने हर पर्सन को ये बता दिया है कि उसका रियल जॉब क्या रहेगा और उसका रिपोर्टिंग रिलेशनशिप किसके लिए क्या रहेगा। ये सब ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है। मैं एक एग्जांपल और लेती हूँ। लाइक हम हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन करते हैं, तो एनुअल फंक्शन के लिए हमने एनुअल फंक्शन जो है वो हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है हम एक अपने एनुअल फंक्शन को इफेक्टिव मैनर में हम उसको कंडक्ट करना चाहते हैं। तो अब इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक्टिविटीज डिसाइड की कि क्या क्या एक्टिविटीज होगी। लाइक कौन कौन से प्रोग्राम जो है वो उसमें किए जाएंगे। डांस का प्रोग्राम होगा, स्किट होगी या अदर कोई भी प्रोग्राम होगा, ठीक है। अब वहां पर पेरेंट्स आएंगे, तो वहां पर उनको पेरेंट्स को जो है हम किस तरह से अटेंड करेंगे, पेरेंट्स को किस तरह से हमें वहां पे उनका सिटिंग अरेंजमेंट कैसे करना है, उनकी पानी की व्यवस्था कैसे करनी है। ओके, साथ में हमने स्टूडेंट्स के लिए जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन पार्टिसिपेंट के लिए रिफ्रेशमेंट हमें प्रोवाइड करना है। ओके, इसके अलावा स्टेज है, स्टेज को हमें जो है स्टेज एक्टिविटी भी हमें कंडक्ट करनी है। तो इन सब के लिए मैंने क्या किया, मैंने अलग अलग कमेटी बना दी। मैंने एक रिफ्रेशमेंट कमेटी अलग बना दी, मैंने प्रोग्राम कमेटी अलग बना दी, स्टेज कमेटी अलग बना दी और जो सिटिंग अरेंजमेंट हैंडल करना है उसके लिए मैं एक कमेटी बना दी। तो इन सबको मैंने अलग अलग कमेटी में डिवाइड कर दिया। क्लियर है। लेकिन इन सबको सुपरवाइज करने के लिए मैंने एक मेन हेड बना दिया। हर एक कमेटी का मैंने एक हेड बना दिया और इन सब का भी एक मेन हेड बना दिया। मेन हेड जो सुपरवाइज करेगा सारी एक्टिविटीज स्मूथली रन हो रही है नहीं हो रही है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन है या नहीं है। और हर एक्टिविटी का भी एक हेड है जो अपनी कमेटी के मेंबर्स को उनके वर्क असाइन करेगा और उनसे उनका वर्क करवाएगा। ये सब क्या आता है, जैसे कि अभी मैंने बोला कि मैंने परचेज करने के लिए परचेज डिपार्टमेंट बना दिया, प्रोडक्शन करने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया, मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दिया। अब हर डिपार्टमेंट का मैंने एक हेड बना दिया। ओके, परचेज का हेड अलग होगा, फाइनेंस का हेड अलग होगा, मार्केटिंग का हेड अलग होगा और इन सब के ऊपर एक हेड और होगा जो इन सब की सारी एक्टिविटीज को सुपरवाइज करेगा। तो यहाँ पर टास्क को किसी भी जो भी हमारा गोल है उस गोल को अचीव करने के लिए जो मेन हमारा जो वर्क है उस वर्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देना और फिर उन टास्क को कंसर्न पर्सन को असाइन कर देना। ये सब किसका पार्ट माना, ये सब किस में आता है, ये सब हमारा ऑर्गेनाइजिंग में आता है। यानी जो भी एक्टिविटीज करनी है और उनके लिए जो भी रिसोर्सेज अरेंज करने हैं और फिर उन रिसोर्सेज को अरेंज करने के बाद में वर्किंग रिलेशनशिप स्टैब्लिश, वर्क को असाइन करना, देन उनके बीच में वर्किंग रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अकाउंटेबिलिटी क्या होगी, ऑथोरिटी क्या रहेगी, ड्यूटी क्या रहेगी, ये सब डिसाइड कर देना। ये सब ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है। ये सब हम इस ऑर्गेनाइज में पढ़ने वाले हैं। तो ये आई थिंक आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि सबसे पहले हमें अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने वर्क असाइन किया। तो क्लैरिफाइंग जॉब्स, किसका क्या जॉब है, किसका क्या काम है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, अथॉरिटी क्या रहेगी, ड्यूटी क्या रहेगी, ये सब क्लियर कर देना। वर्किंग रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना, किसको उसे रिपोर्ट करना है, किससे उसे ऑर्डर लेना है, ये सारी बातें डिसाइड कर देना। और इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज
जो है वो अरेंज कर देना, ये सब किसके लिए, किस लिए, ताकि हम अपना डिजायर्ड रिजल्ट, अपने गोल्स को अचीव कर पाए। ये हमारा ऑर्गेनाइजिंग है। ओके, तो आई थिंक ऑर्गेनाइजिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या है, इट इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। इनमें फर्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। जो हमारा पहला स्टेप है वो है कि हमें क्या करना है, हमें अपने वर्क को आइडेंटिफाई करना है और फिर उस वर्क को हमें छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देना है। और उस टास्क को डिवाइड करने के बाद में हमें पहले अब देखना है कि हमें क्या क्या अब वर्क, जो हमारा वर्क है मेन, जो हमारा गोल है वो क्या है, और उस गोल को अचीव करने के लिए हमें एक साथ अगर हम किसी भी वर्क को करेंगे तो डेफिनेटली हम उस वर्क को अपने फुल पोटेंशियल से नहीं कर पाएंगे, हम उसे एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में नहीं कर पाएंगे। तो जरूरी है उस वर्क को हम छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दें। क्लियर है? तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सेकेंड स्टेप आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन में हमने क्या किया, जब हमने अपने वर्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया तो हमने जो सेम और रिलेटेड और सेम नेचर की, रिलेटेड नेचर की जो एक्टिविटीज हैं उन एक्टिविटीज को एक ग्रुप में हमने ग्रुप में डाल दिया। यानी कि उसके लिए हमने एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बना दिया। लाइक मेरे पास मैं मल्टी प्रोडक्ट्स में डील करती हूँ। मैं मार्कर भी बना रही हूँ, मैं पेन भी बना रही हूँ, मैं इरेजर भी बना रही हूँ, मैं नोटबुक्स भी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे को क्या करना है, मैंने हर एक के लिए परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये सब मैंने उनके लिए बना दिया है। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने हर प्रोडक्ट के लिए उसका डिपार्टमेंट बना दिया है। तो ये डिपार्टमेंट बनाना ही क्या है, डिपार्टमेंटलाइजेशन है। जहां पर मैंने हर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को एक पर्टिकुलर एक्टिविटी कंडक्ट करने के लिए कह दिया। परचेज डिपार्टमेंट का काम होगा रॉ मटेरियल परचेज करने का, फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम होगा फाइनेंस अरेंज करने का, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम होगा मार्केटिंग और सेल पर कस्टमर को अट्रैक्ट करना और अपने कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना, मार्केट में कंपटीशन क्यों है उस कंपटीशन को स्टडी करना, ये सब चीजें वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट करेगा। तो मैंने पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए पहले मैंने टास्क में डिवाइड किया और उस टास्क को मैंने एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंडर, उसके लिए एक डिपार्टमेंट मैंने क्रिएट कर दिया। इसे कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑफ वर्क। Once you have divided your work into smaller activities and you have established a particular department for the activity, now our next step, अब हम उस डिपार्टमेंट के मेंबर्स को अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, अकॉर्डिंग टू देयर कॉम्पिटेंस उनका वर्क असाइन करेंगे। और यहाँ पे बी कॉशियस, देयर शुड बी अ मैच बिटवीन द नेचर ऑफ वर्क एंड द स्किल ऑफ द वर्कर। क्योंकि अगर आप वर्कर की स्किल को, उसकी कॉम्पिटेंसी को दिमाग में रखकर, माइंड में रखकर उसे वर्क असाइन नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वो अपना वर्क प्रॉपर मैनर में नहीं कर पाए। लाइक मैं अकाउंटेंसी पढ़ा सकती हूँ, मैं बीएसटी पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मुझे अगर आप इंग्लिश पढ़ाने के लिए दे देंगे तो ऑब्वियसली हो सकता है मैं इंग्लिश उतना अच्छा ना पढ़ा पाऊं जितना अच्छा मैं अपना सब्जेक्ट, क्योंकि मुझे क्या है, मुझे इस सब्जेक्ट की नॉलेज है, इस सब्जेक्ट में मेरा कमांड है, स्पेशलाइजेशन है, तो ये सब्जेक्ट मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। लेकिन इंग्लिश में मेरा स्पेशलाइजेशन नहीं है तो इंग्लिश में उतने अच्छे तरीके से ना पढ़ा, वो पढ़ा लूं, हो सकता है पढ़ा लूं, लेकिन उतने अच्छे से नहीं पढ़ा पाऊंगी जितना अच्छे से मैं अपना सब्जेक्ट पढ़ा पाती हूँ। तो यहाँ पर जरूरी है कि आप अपने वर्कर की स्किल, उसकी कॉम्पिटेंसीज के अकॉर्डिंग ही उसको वर्क हैंड ओवर करें। ओके, तो ये है असाइनमेंट ऑफ वर्क। देन एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। मेंबर्स को उनका वर्क असाइन करने के बाद अभी उन्हें पता जाना चाहिए कि उनका रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्या है, यानी उन्हें किससे ऑर्डर लेना है और किसके लिए वो अकाउंटेबल है। From whom he has to or she has to get orders and to whom he is accountable. किसको उसे जवाब देना है और किससे उसे ऑर्डर लेना है, ये चीजें हम यहाँ पर डिसाइड कर देते हैं इन अवर लास्ट स्टेप, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो ये हमारी सीरीज ऑफ स्टेप्स है जो हमें अपने ऑर्गेनाइजिंग के अंदर कंप्लीट करनी होती है। पहले वर्क को अपने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, देन उस वर्क के अकॉर्डिंग सिमिलर नेचर वाले वर्क्स जो हैं उनको हमें ग्रुप्ड करना होता है अंडर डिपार्टमेंट। ठीक है, देन वी आर टू असाइन द वर्क टू कंसर्न पर्सन who is capable or who is able or capable
to perform that particular assigned work, and then establish reporting relationship who is from whom we has to get order, or from to whom we are to reporting. Okay, तो ये हमारा है series of steps in organizing process. Now our next topic is importance of organizing. ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप्स पढ़ने के बाद में हमें उसके बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो उसकी इम्पोर्टेंस को भी क्लियर करते हैं. लाइक फर्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन. हमने हमारा फर्स्ट जो वर्क था, हमारा फर्स्ट स्टेप था, वो था आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, जहां पे हमने होल वर्क को स्मॉल यूनिट्स में, स्मॉल टास्क में डिवाइड किया था, और फिर वो टास्क हमने एक पर्टिकुलर कंसर्न्ड स्किल और स्किल वाले पर्सन को हैंड ओवर क्या था, असाइन किया था. तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमें बताता है कि इससे हमें बेनिफिट्स मिलते हैं स्पेशलाइजेशन के. वो कैसे? यहाँ पर जब हमने वर्क को डिवाइड किया और उस वर्क को असाइन किया, तो हमने असाइन करते वक्त ये दिमाग में रखा कि उस वर्क को करने के लिए डिजर्विंग कैंडिडेट को ही असाइन किया जाना चाहिए. जो पर्टिकुलर पर्सन है वो उस वर्क के लिए स्किल रखता है, उस पर्सन को ही हम ये वर्क हैंड ओवर करने वाले हैं. तो यहाँ पर हमें स्पेशलाइजेशन, क्योंकि वो जो वर्कर है वो एक रेगुलर बेसिस के ऊपर एक ही एक्टिविटी को कंडक्ट करता है, तो वो उस वर्ग के अंदर स्पेशलाइजेशन ले लेता है. लाइक मैं रेगुलर बेसिस पे अकाउंटेंसी पढ़ाती हूँ तो मुझे अकाउंटेंसी में स्पेशलाइजेशन मिल जाता है. मैं रेगुलर बेसिस पर इंग्लिश पढ़ाती हूँ तो मुझे इंग्लिश पे स्पेशलाइजेशन मिल जाता है. तो यहाँ पर जब रेगुलर बेसिस पर एक पर्सन, एक स्किल्ड पर्सन, उसके लिए जो प्रॉपर स्किल चाहिए वो स्किल रखने वाला पर्सन जब उस एक्टिविटी को करता है तो उसमें हमें स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स मिल जाते हैं. साथ में ही जब हम वर्क को डिवाइड कर रहे हैं तो इससे वर्कलोड भी कम हो जाता है और किसी तरह की कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं रहती है. ओके, तो ये है हमारा बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन. सेकंड है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप. जब हम वर्क डिवाइड करते हैं और वर्क को असाइन करते हैं तो यहाँ पर हम उनके बीच में रिपोर्टिंग रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं. हम एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन डिसाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से जब भी हम किसी तरह का भी कोई इंस्ट्रक्शन या किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन जब हम ट्रांसफर करते हैं तो उस इंफॉर्मेशन की ट्रांसफर में, उस इंस्ट्रक्शन की ट्रांसफर में किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी तरह की कोई भी कंफ्यूजन जो होगा वो क्रिएट नहीं होगा. साथ में यहाँ पर हमें एक हायरार्किकल ऑर्डर क्रिएट करने में भी हेल्प मिलती है. हमें ये पता रहता है कि कौन सबऑर्डिनेट है, उसके ऊपर सुपीरियर कौन है, उसके ऊपर सुपीरियर कौन है. जैसे कि हमने एक अपना प्रिंसिपल पढ़ा था स्केलर चेन, जहां पे हमने देखा कि ए सबसे टॉप लेवल पर ए है, उनके अंडर में बी आते हैं, बी के अंडर में सी आते हैं, सी के अंदर में डी आते हैं. तो ये हायरार्किकल ऑर्डर वहां हमने स्टैब्लिश कर दिया है, जहां पे हमने एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन डिसाइड कर दी है कि आपको जो भी कम्युनिकेशन करना है उस ऑर्डर को फॉलो करते हुए ही करना है. जब हम उस ऑर्डर को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है और कोई कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं रहता है. हर इंफॉर्मेशन, हर इंस्ट्रक्शन अपने आप में क्लियर होता है. नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. हमने जितने भी रिसोर्सेज डिप्लॉय किए हैं, अरेंज किए हैं, लाइक फिजिकल रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, उन सबका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाते हैं थ्रू ऑर्गेनाइजिंग. कैसे? हमने वर्क को डिवाइड कर दिया, हर वर्क को हमने एक पर्टिकुलर पर्सन को असाइन कर दिया, तो यहाँ पर हमने क्लैरिफाइंग कर दिया, हर एक बंदे को उसकी जॉब क्लैरिटी हमने दे दी है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी ऑथोरिटी क्या है, उसकी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्या है. जब हर बंदे को अपना वर्क पता है तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा. क्लियर है? पहली बात तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा. तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं है तो हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो भी हमें एक ही एक्टिविटी में बार बार हम यूज में नहीं लेंगे. लाइक एक ही काम को दो बंदे कर रहे हैं, करना एक को था और हमने कोई यहाँ पे वर्क जो है वो प्रॉपर्ली असाइन नहीं किया है, किसी को भी अपनी वर्किंग रिलेशनशिप पता नहीं है, जॉब क्लैरिफिकेशन किसी को हमने दिया नहीं है, तो यहाँ पर रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट हो रहे हैं. जब डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी नहीं होगा. हर बंदे को पता है कि उसका काम क्या है, उसे कौन कौन से रिसोर्सेज यूज कर लेने हैं. और जब स्पेशलाइजेशन होता है तो स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि आप अपने वर्क के मास्टर हो चुके हो. तो आप क्या कर रहे हो? आप मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट डिराइव कर रहे हो. तो
तो जब मिनिमम आउटपुट आप यूज कर रहे हो, मिनिमम इनपुट आप यूज कर रहे हो और मैक्सिमम आउटपुट उससे निकाल रहे हो, इसका मतलब है यू आर यूटिलाइजिंग योर रिसोर्सेज इन अ प्रॉपर मैनर, यू आर ऑप्टिमम, आपने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन अपने रिसोर्सेज का कर लिया है। नेक्स्ट, अडेप्शन टू चेंजेस। इसमें एक चीज और बता देती हूँ, जब आप ऐसे वर्कर को अपने रिसोर्सेज हैंड ओवर करते हो जिसे अपने वर्क का प्रॉपर नॉलेज नहीं है, अपने वर्क का स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो डेफिनेटली वो अपने वर्क को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, अपने वर्क को प्रॉपर मैनर में कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो जो भी रिसोर्सेज हमने एम्प्लॉयड किए हैं वो रिसोर्सेज भी वो प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, रिसोर्सेज वेस्टेज होंगे। तो आप समझ गए होंगे कि जब स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उस बेनिफिट्स में एक बेनिफिट्स आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी है। नेक्स्ट, अडेप्शन टू चेंजेस। ऑर्गेनाइजिंग आपको हेल्प करता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, आपके बिजनेस एंटिटी को, कि जो भी एनवायरमेंट में, आपके बिजनेस एनवायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस को आप अडेप्ट कर पाएं और अकॉर्डिंग टू द चेंजेस मॉडिफिकेशन कर पाएं अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, और जो भी आपका इंटर रिलेशनशिप है उस इंटर रिलेशनशिप को भी आप रिवाइज कर पाएं। हम जानते हैं कि बिजनेस को एक बिजनेस एनवायरनमेंट में वर्क करना पड़ता है, वो एनवायरनमेंट जो डायनेमिक है, जो किसी भी पल चेंज हो सकता है, जिसके बारे में आप कभी भी एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। लाइक अभी आपको एग्जांपल क्लियर दिख रहा होगा, ये जो लॉकडाउन पीरियड आया ड्यू टू कोरोना वायरस, ये भी बिजनेस एनवायरनमेंट का ही एक फैक्टर है, एक इकोलॉजिकल फैक्टर है, जिसने सारे बिजनेस को पे अपना बिजनेस को है जो अफेक्ट किया है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि वी आर वर्किंग इन अ डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट जो हर पल चेंज होता रहता है। तो अकॉर्डिंग टू द चेंजेस वी हैव टू मॉडिफाइड आवर बिजनेस एक्टिविटीज, वी हैव टू मॉडिफाइड आवर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आज हमारा पढ़ाने का मोड चेंज हो गया है। आज हम एक क्लास में बैठकर बोर्ड तो यूज कर रहे हैं, बट वी आर नॉट इन अ क्लास। आप मेरे सामने नहीं बैठे हो, मैं आपके सामने खड़ी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वी आर कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट मीडिया। हम इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो पा रहे हैं। आज हम एक टेक्नोलॉजी के थ्रू, आज हम एक टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, ये भी एक अडेप्शन ऑफ चेंजेस है। हमने इस चेंज को क्या किया, अडेप्ट किया, उसके अकॉर्डिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हमने चेंज किया, अपने इंटर रिलेशनशिप को हमने चेंज किया, और इस चेंज को अडेप्ट करते हुए अपनी बिजनेस एक्टिविटी को मतलब अपना जो भी हमारा वर्किंग है उस वर्किंग को हमने कंटिन्यू किया है। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है आपके लिए एडप्शन टू चेंजेस। इसके लिए जो भी हमारे मैनेजमेंट में बैठे हैं, जो भी टेक्निकल वर्क्स हैंडल कर रहे हैं, उन लोगों ने इस तरीके से तैयार किया, हमें तैयार किया, आपको तैयार किया कि हम सब लोग मिलकर इस चेंज को अडेप्ट करें और अपना जो हमारा मेन मोटिव है नॉलेज एक्वायर करना, आपको नॉलेज देना, वो हम इजीली अचीव कर पाए, ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल जो है वो अचीव हो पाए। नेक्स्ट है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। जब मैंने हर एक पर्सन को उसका वर्क असाइन कर दिया है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप डिसाइड कर दिया है, जॉब को क्लैरिफाई कर दिया है, हर एक पर्सन को पता है उसे क्या करना है, उसकी ड्यूटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अथॉरिटी क्या है, रिपोर्टिंग किसको करना है, तो इन सबको जब हमने डिसाइड क्लियर कर दिया है, तो यहाँ पर मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव को इफेक्टिव मैनर में कंप्लीट करना। दूसरी चीज ये होती है कि यहाँ पर जो टॉप लेवल है, वो टॉप लेवल क्या होता है, एक वर्ड आता है डेलीगेशन। डेलीगेशन जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने रूटीन जॉब होते हैं वो हम ट्रांसफर कर देते हैं लोअर लेवल पे। तो टॉप लेवल के पास में क्या होता है, टॉप लेवल के पास में मेन जो काम रह जाता है वो रहता है अपने ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस करना और एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करना। तो यहाँ पर जब उन्होंने हर एक बंदे की जॉब क्लेरिफिकेशन दे दी है मुझे कि किसको क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, उसकी ड्यूटी क्या रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी, उसे किसको रिपोर्ट करना है, तो यहाँ पर जब एक एक चीज क्लियर है तो मेरे लिए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करना भी बहुत इजी हो जाता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। अभी भी मैंने डेलीगेशन वर्ड लिया। डेलीगेशन का मीनिंग क्या होता है, टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है और लोअर लेवल होता है। हमारे पास में 3 लेवल्स हैं। तो टॉप लेवल का काम क्या है, टॉप लेवल जो होता है वो डिसीजन मेकिंग जो होती है वो टॉप लेवल के हाथ में होती है। अब टॉप लेवल हर डिसीजन मेकिंग को अगर अपने हाथ में रखता है तो उसे हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। लेकिन जब वो सारी एक्टिविटीज को, सारे डिसीजंस को, हर जो प्रोसेस का जो भी स्टेप है उसको अपने हाथ में रखेगा,
तो ऑब्वियसली उसके लिए ये डिफिकल्ट हो जाएगा कि वो अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रॉपर मैनर में जो है एडमिनिस्ट्रेट कर पाए। अगर मैं सारे काम अपने हाथ में रखूंगी, सारे सब्जेक्ट अपने हाथ में रखूंगी, तो मैं डेफिनेटली किसी भी चीज को अपना 100% नहीं दे पाऊंगी। मुझ पे बहुत ज्यादा वर्कलोड आ जाएगा, और वर्कलोड जब अगर होगा तो मैं अपने वर्क को एफिशिएंट मैनर में कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। तो यहाँ पे जरूरी होता है कि कुछ ऐसे वर्क जो लेस इम्पोर्टेंट है, जो रूटीन नेचर के हैं, वो रूटीन नेचर के वो लेस इम्पोर्टेंट वर्क जो है मैं हैंड ओवर कर दूं किसी और को। यानी टॉप लेवल क्या कर रहा है, टॉप लेवल अपने लेस इम्पोर्टेंट वर्क को, अपने रूटीन नेचर के जो जॉब है वो जॉब ट्रांसफर कर रहा है वो मिडिल लेवल और लोअर लेवल पर। क्लियर है? ताकि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जॉब्स जो हैं वो अपने हाथ में वो रख सके और उनपे ही अपना कंसंट्रेशन कर सके, अपना फोकस कर सके। तो यहाँ पर जब उन्होंने डेलीगेशन के थ्रू अपनी रूटीन जॉब अदर लेवल्स को ट्रांसफर किए, तो अदर लेवल्स ने भी क्या किया, उन जॉब को करने का एक्सपीरियंस लिया। इसके थ्रू उनके अंदर क्रिएटिविटी जनरेट होती है, उन्हें अपना पोटेंशियल दिखाने को मिलता है, और वो ये चीज हेल्प करती है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल में। अगर एक बंदे को हमने एक ही काम दे रखा है, लेकिन जब हम उसे जब स्पेशलाइजेशन के बाद में हम उसे कुछ और वर्क देते हैं, तो उस वर्क का एक्सपीरियंस उससे होता है, वो एक्सपीरियंस एनहेंस करता है उसकी स्किल को, उसकी जो क्वालिटी है उसको वो एनहेंस करता है। तो इसका फायदा जो है वो मुझे मिलता है, और वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में अपनी क्रिएटिविटी का, अपनी स्किल का और ज्यादा जो है वो उसको एम्प्लॉयड उसमें करता है, इक्विप्ड उसमें करता है, और उसका फायदा हमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने में मिलता है। तो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल ये उनको मोटिवेट भी करता है। मोटिवेशन जब उनको मिलता है, जब हम उनको एक ऑथोरिटी दे रहे हैं कि आप ये डिसीजन आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे हमारा स्कूल है, जब स्कूल एक छोटे लेवल पे था तो उसको इजीली हम सुपरवाइज कर पाते थे, इजीली हम एडमिनिस्ट्रेट कर पाते थे। लेकिन जैसे जैसे उसका स्केल इंक्रीज हुआ, अब हमारे लिए मुश्किल हो गया एक साथ सबको हैंडल करना। तो हमने क्या किया, हमने उसका डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया। प्राइमरी के लिए अलग बना, प्री प्राइमरी के लिए अलग बना दिया, प्राइमरी के लिए अलग डिपार्टमेंट बना दिया, और हमने सीनियर विंग के लिए अलग डिपार्टमेंट बना दिया, सीनियर क्लासेस के लिए। अब प्री प्राइमरी का हेड में हमने किसी और को बना दिया, प्राइमरी का हेड किसी और को बना दिया, और जो हमारी सीनियर क्लासेस उसका हेड हमने किसी को बना दिया, और उनको कह दिया कि अब आप अपने अपने लेवल पर अपने अपने डिपार्टमेंट को हैंडल कीजिए। तो उसके लिए हमने उन्हें से कुछ अथॉरिटी भी दे दी है। जो रूटीन जो नेचर की जॉब है, लाइक कोई टीचर नहीं आ रहा है तो उस टीचर की जगह कौन सा टीचर क्लास लेने जाएगा, क्लियर है? या फिर और किसी तरह का मान लीजिए जैसे हमें लंच जो है वो लंच हमें किसी रीजन की वजह से आज आधा घंटा पहले करना है, तो आधा घंटा पहले करना है, तो आप किस तरह से अपने विंग को मैनेज करेंगे, ये सब डिसीजन हमने उनके हाथ में छोड़ दिए। क्लियर? तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर डेलीगेशन किया। हमने कुछ जॉब जो हैं, जो लेस इंपॉर्टेंट हैं, जो रूटीन नेचर के, वो हमने उनको हैंडओवर कर दिए। इससे टॉप लेवल के पास में अपना जो वर्कलोड होता है वो भी कम हो जाता है, और उनके पास टाइम मिल जाता है उन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं, जैसे गोल डिसाइड करना है, सुपरवाइज करना है, वो इजीली उसके ऊपर अपना कंसंट्रेशन कर सकते हैं। तो इसका फायदा उन पर्सनल को भी मिल रहा है जिन्हें हमने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर की है, ऑथोरिटी हैंड ओवर किया है। उनसे उनका मोरल हाई होता है, उनमें एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग जनरेट होती है, और साथ में उन्हें अपनी क्रिएटिविटी शो करने का भी एक चांस मिलता है। नेक्स्ट है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू हमें अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में, अपने बिजनेस की ग्रोथ में भी हेल्प मिलती है। जब हम इफेक्टिव मैनर में अपना वर्क कर पा रहे हैं, तो इसका फायदा हमें मिलता है कि हम नए एरिया में एंटर हो सकते हैं, हम डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। हम अभी तक एक प्रोडक्ट में डील कर देते, अब हम 2 प्रोडक्ट में, 3 प्रोडक्ट में डील करना स्टार्ट कर सकते हैं। हम नए एरिया में एंटर हो सकते हैं। लाइक अभी तक मैंने सिर्फ जयपुर या राजस्थान के अंदर अपना ही बिजनेस जो था वो बिजनेस मैं कर रही थी। अब मैंने सोचा कि बियॉन्ड राजस्थान भी हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें, या इसी तरीके से हम न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं। हम और ज्यादा जो है अपने बिजनेस के अंदर
डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू न्यू प्रोडक्ट्स रेंज स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं, ये चीजें मुझे हेल्प करती है अपने बिजनेस के एक्सपेंशन और ग्रोथ में। क्लियर है? तो ये सब इंपॉर्टेंस है हमारे ऑर्गेनाइजिंग की। फर्स्ट, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। पर्टिकुलर पर्सन को अपने पर्टिकुलर वर्क हैंड ओवर किया है, तो पर्टिकुलर पर्सन उस वर्क का उसका स्पेशलिस्ट हो गया है। तो अब नाउ ही इज एबल और कैपेबल टू परफॉर्म हिज वर्क इन अ बेस्ट मैनर। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, हमने क्लियर कर दिया है किसको क्या काम करना है और किससे ऑर्डर लेना है और किसको अपना रिपोर्टिंग करना है। ये सब चीजें हमने इस पे क्लियर कर दी है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जब एक हर वर्क मुझे क्लियर है कि मुझे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, तो यहाँ पर मैं अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर मैनर में यूज कर पा रही हूँ। यहाँ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं हो रहा है, और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं है तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक पर्टिकुलर स्किल्ड वाला पर्सन उस वर्क को कर रहा है, तो उसे पता है कि हमें अपने जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हमें किस तरीके से यूज में लेने हैं, अवेयर है वो अपने रिसोर्सेज को लेकर। अडेप्शन टू चेंजेस है, ये हेल्प करता है कि जिस बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, उन चेंजेस के साथ में कैसे डील करना है, उन चीजों को कैसे अडेप्ट करना है, कैसे उसके अकॉर्डिंग हमें अपने आप को मॉडिफाई करना है, इन सब में ऑर्गेनाइजिंग आपको हेल्प करता है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, जब आपकी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन डिसाइड हो चुकी है, जब आपका हायरार्किकल ऑर्डर डिसाइड हो चुका है, तो यहाँ पर इजी हो जाता है आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एडमिनिस्ट्रेट करना। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, जब हम उस पर्टिकुलर पर्सन को कोई वर्क हैंड ओवर करते हैं, उससे रिलेटेड हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी भी हैंड ओवर करते हैं, तो ये उस पर्सन को अपनी स्किल, अपनी क्रिएटिविटी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के लिए एक चांस देता है, और इसका फायदा हमें उसके डेवलपमेंट के रूप में मिलता है। इसलिए हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। एंड एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में, न्यू प्रोडक्ट स्टार्ट करने में, न्यू एरिया में एंटर करने में, न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में, इन सब में हमें थ्रू ऑर्गेनाइजिंग हेल्प मिलती है। तो आज हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आपको इन सब को बहुत ध्यान से पढ़ना है, इनसे रिलेटेड नोट्स प्रिपेयर करने हैं, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एंड केस स्टडी आपको डिटेल में जो है वो स्टडी करनी है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।